हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर नाम के चैप्टर को। और इसमें सबसे पहले हम लोग वर्क की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और इसमें वन बाय वन करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या होता है उसे समझेंगे। फिर दूसरे नंबर में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होता है और इस फोर्स की वजह से, इस वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फिर तीसरे नंबर में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव हैं, और इन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम लास्ट में चौथे नंबर में पढ़ेंगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं और इनकी वजह से वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उनको पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग एनर्जी एंड पावर को पढ़ेंगे और उसमें उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखते हैं कांस्टेंट फोर्स क्या है और इस फोर्स की वजह से वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं पहले नंबर में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, जो कांस्टेंट फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले समझे कि कांस्टेंट फोर्स होता क्या है। एक ऐसा फोर्स जो अपनी वैल्यू को, जो अपने मैग्नीट्यूड को, जो अपनी डायरेक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है, ऐसे फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। एक ऐसा फोर्स जो अपनी वैल्यू को टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रखे, जो अपनी डायरेक्शन को भी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रखे, जो अपने मैग्नीट्यूड को भी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रखे, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। जो चेंज ना हो, वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट हो, उसे हम कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। और सपोज दैट ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और यहाँ पर हम लोग एक m मास का एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स को इस तरह से अप्लाई किया तो ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव करेगा। अगर ये मूव करेगा तो हम ये देखेंगे कि कितना मूव करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और फिर उस हिसाब से फिर इसमें वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये देखेंगे अगर ये इसका हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बन रहा है तो इसका इधर वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा वो f cos थीटा आ जाएगा और ऊपर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो f sin थीटा आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट मीन वर्क डन इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर d। d मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी है उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर हम प्रेजेंट करते हैं तो हमें देखेंगे कि कुछ देर के बाद, अभी तो बॉडी यहाँ पर है, ये बॉडी यहाँ पर है, कुछ देर के बाद बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। ये फोर्स इस डायरेक्शन पर है f। जो इधर वाला एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, जो एंगल बन रहा है वो थीटा है और इधर वाली जो वैल्यू आ गई f cos थीटा आ गई। इधर की जो वैल्यू है वो f sin थीटा है। तो आप ये देखेंगे और यहाँ पर अगर हम फोर्स को डिवाइड करते हैं, यही फोर्स यहाँ पर है, इधर वाला जो फोर्स हो जाएगा थीटा एंगल पर f cos थीटा है और इधर वाला जो फोर्स है वो f sin थीटा है। तो हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है, d डिस्प्लेसमेंट है, किसी फिक्स डायरेक्शन पर है। अगर हम इस डायरेक्शन को प्रेजेंट करें x है, माइनस x है, प्लस y है, माइनस y है, तो प्लस एक्सिस के अलोंग, प्लस x एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो d है। तो अगर यहाँ पर हम वर्क डन लिखेंगे तो वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है।
अगर यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते तो उस समय कर पाते जब ये वेक्टर क्वांटिटी होती, ये वर्क वेक्टर क्वांटिटी होती, लेकिन वर्क वेक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, मीन डॉट मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। और अगर इसे हम ओपन करके लिखते हैं तो एफ और इधर हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। थीटा इज अ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को हम थीटा लिख रहे हैं। और अगर आप ऐसा कोशिश करें तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं और बाद में डी लिखते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इस फोर्स की वजह से, एफ कॉस थीटा की वजह से ये बॉडी मूव कर रही है। तो हमने इस फोर्स को लिखा और कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। ऐसा भी लिख सकते हैं या हम इस तरह से लिखा रहने दें। तो ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू है कांस्टेंट फोर्स की वजह से। अब इसमें एक दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज दैट किसी बॉडी में वर्क डन है 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर। देन कैलकुलेट वर्क डन, then calculate work done by constant force। जो ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है, इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी मीन डिस्प्लेसमेंट और जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स है, उन दोनों का हमने डॉट मल्टीप्लाई कराया, स्केलर प्रोडक्ट कराया, डॉट प्रोडक्ट कराया। और ऐसा करने से हम वेक्टर एफ और वेक्टर डी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो लिखेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप। इसको एक बार हम हटा लेते हैं, डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप ऐसा हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर हैं इनका हम डॉट मल्टीप्लाई पहले समझते हैं, किस तरह से इनका डॉट मल्टीप्लाई होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आप ये देखेंगे कि जो i है और जो i कैप है, इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई 1, j डॉट j का डॉट मल्टीप्लाई 1 और k डॉट k का डॉट मल्टीप्लाई 1 और अदर के साथ ये जीरो हो जाएगा, i डॉट j 0, i डॉट k 0 और इधर j डॉट k 0। अदर के साथ जो डॉट मल्टीप्लाई होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वो 0 मिलेगा। सेल्फ के साथ ये वैल्यू 1 हो जाएगी, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, इस तरह से। और अगर हम इनका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं तो 4i कैप का जो मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 और 3 ये 12 हो जाएगा, 12 i डॉट i ये 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 बना रहेगा। और इधर अगर इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, अब इसका इसके साथ तो 0 आ जाएगा, इसका ये j कैप है, इसका इसके साथ करेंगे तो 3 और 2 ये 3 मल्टीप्लाई 2 ये 6 हो जाएगा और j डॉट j 1 हो जाएगा और इतनी वैल्यू बन गई। तो इसे अगर हम प्लस करेंगे तो ये 18 जूल का वर्क डन होगा, जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स है, उसकी वजह से इतना वर्क डन होगा। आओ देखते हैं इसकी एक दो प्रॉब्लम और। क्वेश्चन अगला,
if external constant force applied on the object, if external constant force applied on the object is vector f equal to alpha I cap minus beta j cap Newton, and डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, फोर्स नहीं चेंज होगा। फोर्स टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो बॉडी रेस्ट पर है, उस पर कोई मोशन ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होना ही पड़ेगा क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, और मूव जब करेगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर एस है उसको हम लिखते हैं अल्फा आई कैप, इस तरह से लिखते हैं, और ये मीटर में है। यहां पर हियर अल्फा एंड बीटा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ये दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट हैं। तो हमें इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन की वैल्यू बताना है। देन कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स, एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स। जो ये एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमें वर्क डन की वैल्यू बतानी है। अगर यहाँ पर हम इस बॉडी का डायग्राम बनाते हैं तो आप देखेंगे कि ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, और इस पर फोर्स लगा हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ऐसे किसी एंगल पर लग रहा होगा। ये एंगल हमें नहीं मालूम, तो इस एंगल को हम लोग थीटा लिख लेते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है जिसको हम F लिख रहे हैं, ये थीटा एंगल पर है। और आप जब इसके कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो एक इधर का कंपोनेंट आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे Fx वाला कंपोनेंट, और Fx की वैल्यू कितनी है, अल्फा आई कैप इधर है। और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा ये लिखेंगे Fy वेक्टर, और इसकी वैल्यू माइनस बीटा जे कैप है, माइनस बीटा जे कैप है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जो बॉडी मूव करेगी, वो किस फोर्स की वजह से मूव करेगी, इसकी वजह से या इसकी वजह से। आप देखेंगे कि बॉडी का मोशन डाउनवर्ड नहीं है, जमीन के अंदर बॉडी नहीं जा रही है, बॉडी तो इस प्लेन पर मूव कर रही है, इस प्लेटफॉर्म पर मूव कर रही है, इस ट्रैक पर मूव कर रही है, और इधर की तरफ जाएगी। अगर जाएगी तो इधर जाएगी, अदरवाइज जमीन के अंदर तो जाएगी नहीं बॉडी। इसलिए हम कहेंगे कि इस फोर्स की वजह से वर्क डन होगा। तो हम देखेंगे और लिखेंगे, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर s है, तो s करके लिखेंगे। और अब यहाँ पर वर्क डन f की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे तो एंगल हमें देखना पड़ेगा। एंगल देखेंगे तो हम इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज आप उस फोर्स को देखें जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, तो आप ऐसा लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, और अगर आपने इसको देखा तो एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एस। ये वाला जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, अल्फा आई कैफ है।
तो इस फोर्स की वजह से ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है Fx, ये वाला फोर्स। तो वर्क डन, इसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल फोर्स है अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है अल्फा आई कैप, आई कैप आई कैप, ये भी आई कैप है, डॉट वो भी आई कैप है, अल्फा आई कैप, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। इतना हमारे पास वर्क डन होगा अगर इस तरह से कोई कांस्टेंट फोर्स होगा। तो आप इसे लिखें जरा। हाँ देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देखते हैं इसका दूसरा मेथड, इसका सेकंड मेथड। अगर हम इस फोर्स का यूज करते हैं इसका, तो देखेंगे F इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स, फोर्स हमारे पास है वेक्टर F और डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसा देखेंगे। अब अगर उस पूरी वैल्यू लिखेंगे हम लोग तो इधर आ जाएगा ये अल्फा आई कैप माइनस बीटा जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास है अल्फा आई कैप है, और इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इस अल्फा आई कैप का आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा स्क्वायर आई डॉट आई हो जाएगा, माइनस आप अल्फा आई कैप का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा बीटा जे डॉट आई हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो इतना पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अगर इतना पूरा टर्म जीरो हो जाता है तो हमारे पास केवल अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आई डॉट आई फिर से वन हो गए, तो ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। आप इसे लिखें जरा। हाँ चलिए देखते हैं आगे। हम अब पढ़ेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स क्या है? अरे भाई, जो फोर्स टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को चेंज करता है उसे वेरिएबल फोर्स कहते हैं। जो फोर्स टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को चेंज करता है उसे वेरिएबल फोर्स कहते हैं। आओ देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, समझते हैं। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, सेकेंड नंबर, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जो अपनी वैल्यू को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, ऐसे फोर्स को वेरिएबल फोर्स कहते हैं। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम ये देखेंगे कि किस लिमिट से किस लिमिट तक, कहाँ से कहाँ तक अपने आप को चेंज करता है, कहाँ से कहाँ तक अपने आप को वेरी करता है, उसको देखेंगे। और इसका अगर हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अगर हम ग्राफ बनाएं, ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स, ये F और ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट x से प्रेजेंट करें अगर हम, तो हम अगर ग्राफ इसका बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, किसी भी टाइप का बन सकता है। तो ये हम देखेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वैल्यू है, इसे हम xi कह सकते हैं और इसे xf कह सकते हैं। तो फोर्स यहाँ से यहाँ तक अपने आप को चेंज करता है, और यहाँ वाला फोर्स आप देखेंगे इस तरह से। तो ये इनिशियल फोर्स है Fi और ये फाइनल फोर्स है Ff। तो ये फोर्स का वेरिएशन है और ये डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है। तो हम ये देखेंगे कि अगर xi से लेकर xf तक का डिस्प्लेसमेंट कुछ अगर है, तो ये इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx होगा। यहाँ से यहाँ तक, यानी पॉइंट A से पॉइंट B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम dx कह सकते हैं। और अगर dx डिस्प्लेसमेंट है तो इस डिस्प्लेसमेंट पर कितना वर्क डन होगा उसे कैलकुलेट करते हैं। जब कभी भी हम लोग वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन को पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे
कि जो हमारे पास लिमिट है डिस्प्लेसमेंट की, उसके रिस्पेक्ट में हम एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो एफ डॉट डी एक्स ऐसा करेंगे। और अब यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है, इस लिमिट का यूज करके हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इतनी सी बात। और आप देखेंगे अगर आप इस फार्मूले का नहीं यूज करना चाहते हैं, तो एक और मेथड है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया आता है वो वर्क डन के इक्वल होता है, यानी एरिया अंडर फोर्स जो वेरिएबल फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो जो वर्क डन है उसके इक्वल होगा ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का जो एरिया होगा वो। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरह से ये हमारे पास फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इस तरह से ये ग्राफ हमने देखा। तो इस ग्राफ का एरिया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 0, यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ पर 20 मीटर, यहाँ पर फोर्स है 20 न्यूटन का, यहाँ पर फोर्स है 50 न्यूटन का। तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। अगर यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करें तो आप ये देखेंगे कि फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। कभी फोर्स 0 है, 1 2 3, फिर यहाँ पर 20 हो गया, फिर 25 30 35 40 45 और यहाँ पर 50 हो गए। तो अपने आप को ये फोर्स चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। जब ये चेंज कर रहा है तो इसे हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स कहेंगे। और इस फोर्स की वजह से वर्क डन देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, और इस ट्रायंगल का जो एरिया है ये एरिया वर्क डन के इक्वल है। और ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे 1/2 हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस यहाँ पर ये हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई हाइट ये हो जाएगा इधर 50, इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 500 जूल का वर्क डन हो जाएगा। तो जब कभी भी हम वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी एक प्रॉब्लम देखते हैं, फिर दूसरी देखेंगे, फिर तीसरी, 2-3 प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है। इफ एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्स applied on the object is, ये F इक्वल टू हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से है न्यूटन। देन कैलकुलेट work done by this force from x equal to 0 to x equal to 1 मीटर। इस रेंज पर हमें वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर जो ए बी सी गिवन है हमारे पास, हियर A, B and C are
पॉजिटिव कांस्टेंट। ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, लिमिट है हमारे पास इनिशियल लिमिट और ये फाइनल लिमिट हो गई। वैल्यू पुटअप करें। इनिशियल लिमिट हमारे पास 0 है, ये इनिशियल लिमिट है और ये फाइनल लिमिट है। इनिशियल लिमिट 0 है, फाइनल लिमिट 1 मीटर है। और ये फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और फिर डी एक्स है। अब हम लोग इन सभी का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हमें किसी भी फंक्शन का x dx करना है जिसमें x पावर n है तो इसे लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, इस तरह से करेंगे। और फिर यहाँ पर हम लोग लिमिट का यूज कर लेते हैं, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। पहले हम लोग अपर लिमिट का यूज करेंगे, फिर लोअर लिमिट का यूज करेंगे। नीचे हम लोग लोअर लिमिट लिखते हैं और बाद में अपर लिमिट लिखते हैं। और अब देखते हैं यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 1 मीटर की लिमिट है ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, चाहे तो इसे डायरेक्ट करें, 0 से 1 की लिमिट है बी एक्स टाइम्स डी एक्स और 0 से 1 की लिमिट है और c मल्टीप्लाई डी एक्स। आप देखेंगे कि ए बी सी तो कांस्टेंट हैं, तो अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो a बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, यानी a इधर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 की लिमिट, ऐसा हो जाएगा। प्लस b बाहर आ गया और इस पे पावर 1 है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 की लिमिट है। प्लस c बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो इधर हो जाएगा c, तो बाहर आ गया, इधर हो गया केवल x, 0 से 1 की लिमिट है। और अगर अब हम लोग लिमिट का यूज करते हैं यहाँ पर, तो पहले हम लोग अपर लिमिट यूज करेंगे। तो अपर लिमिट हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1/3 यानी a/3 ऐसा कर लेंगे। माइनस x की जगह 0 करेंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं a/3 प्लस, खत्म कहानी इसकी। इसमें अपर लिमिट यूज करेंगे तो x की जगह 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी 1/2 यानी b/2 प्लस, और 0 अगर यूज करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी केवल c बचेगा प्लस c। ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई इस तरह से। आप इसे लिखें जरा, फिर एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं। हाँ, अगली प्रॉब्लम पर आते हैं। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्स है, एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्स है ये F इक्वल टू इस तरह से गिवन है, अल्फा स्क्वायर बीटा आई कैप इस तरह से, और माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा जे कैप इस तरह से ये गिवन है। और क्योंकि ये वेरिएबल है, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, इसलिए ये x के फंक्शन के फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हम x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर हो जाएगा वेक्टर f इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स आई कैप, और इधर हम लोग लिख लेंगे माइनस का बीटा स्क्वायर अल्फा एक्स जे कैप इस तरह से। और यहाँ पर अब हमें वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिसमें से x की लिमिट है स्मॉल a से लेकर x की वैल्यू है स्मॉल b तक इस तरह से।
आओ देखते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन, इधर हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर dx, ऐसा हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। वेक्टर F की वैल्यू लिख लेंगे और लिमिट हमारे पास a से b की है, तो वर्क डन इंटीग्रेशन a से b की लिमिट वेक्टर F की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर बीटा और आई कैप एक्स आई कैप माइनस इधर हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा एक्स जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी पार्टिकल का वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स आई कैप इस तरह से लिख लेंगे। और अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे dx आई कैप इस तरह से, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इधर से वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा आई कैप आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो इधर से कैंसिल आउट हो गया, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा और इधर x, इधर वाला x dx ऐसा हो जाएगा, और लिमिट a से b तक की है, माइनस इतना ये टर्म हो गया। और अगर हम लोग यहाँ से केवल अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमन लेते हैं तो इधर हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा और इंटीग्रेशन a से b की लिमिट x dx ऐसा लिख लें, और फिर इसके बाद इधर से माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx और लिमिट a से b की है। और अब अगर हम लोग इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इधर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसे लिखते हैं वर्क डन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट यूज करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और फिर इसके बाद माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा और इसकी लिमिट अगर हम लोग यूज करेंगे तो इसमें पावर 1 है और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और फिर लिमिट यूज करेंगे तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। ये जो हमारे पास वेरिएबल फोर्स था, इस फोर्स के रेस्पेक्ट में इस फोर्स की वजह से वर्क डन की वैल्यू आई। और आप इसे लिखें जरा, देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और इनकी वजह से वर्क की वैल्यू। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और फिर पढ़ेंगे हम वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनकी वजह से कितना वर्क डन होगा। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या हैं। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रखना है आपको, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनकी वजह से वर्क डन पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल, किसी बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, ट्रेवलिंग पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स की श्रेणी में आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की लिस्ट में आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे आप कूलाम फोर्स भी कह सकते हो,
कूलाम फोर्स भी कह सकते हो, इलास्टिक फोर्स। ऐसे जो फोर्स होते हैं, स्प्रिंग फोर्स, ऐसे जो फोर्स होते हैं ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और इन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो पार्टिकल के, ऑब्जेक्ट के इनिशियल फाइनल पोजीशन पर ही केवल डिपेंड करता है। वो ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल किस तरह के पाथ में ट्रेवल कर रहा है, उस पाथ का नेचर कैसा है, वहाँ पर फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, इन सभी पैरामीटर पर ये डिपेंड नहीं करते हैं, केवल इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ये पार्टिकल की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी बॉडी की वजह से जो ट्रेवलिंग पाथ मिल रहा है हमें, किस तरह के पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पाथ के नेचर पर डिपेंड करता है। वहाँ पर कितना फ्रिक्शन है, कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, इन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है, इन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊं और पॉइंट ये ए है और पॉइंट ये बी है, और अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इसकी वजह से और इसकी वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कैलकुलेट करना है, तो ए से बी तक अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, ए से बी तक अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, तो एक पाथ तो ये आता है कि ये स्ट्रेट जा सकता है और यहाँ पर वर्क डन W1 है। अगर हम इस पाथ से किसी भी बॉडी को मूव कराते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी या बी टू ए, दूसरा पाथ ये हो सकता है कि इस तरह से जाए, यहाँ पर वर्क डन W2 है। तीसरा पाथ ऐसे हो सकता है, ये जा सकता है, ये W3 हो सकता है। अगला पाथ इस तरह से जाए और ये इस तरह से घूम के फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर वर्क डन जो होगा W4 हो सकता है। और अगला इस तरह से किसी भी तरह से घूम के और यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पर आए और यहाँ पर वर्क डन W5 है। अगर हम कंजर्वेटिव के बेस में बात करेंगे तो सभी वर्क डन जो हैं ये सभी इक्वल हैं, W1, W2, W3, W4 और W5, सभी वर्क डन इक्वल हैं। लेकिन अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बेस में बातचीत करेंगे तो सभी वर्क डन की जो वैल्यू है ये डिफरेंट है। अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स के बेस में बात करूंगा तो W1, W2, W3, W4 एंड W5 ये इक्वल है, क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप इस तरह से आपने मोशन किया, ऑब्जेक्ट ने इस टाइप से मोशन किया, इस टाइप से मोशन किया, इस टाइप से मोशन किया या इस टाइप से मोशन किया। ट्रेवलिंग पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर केवल डिपेंड करता है। इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स के बेस में ये सभी वर्क डन इक्वल हैं। लेकिन अगर इसी में हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को अगर शामिल करते हैं, इसकी वजह से, इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो सभी ये फोर्स इक्वल नहीं होंगे। फिर तो W1, W2, W3, W4 और W5 ये इक्वल नहीं है, क्योंकि सभी का पाथ अलग अलग है। कहीं पर फ्रिक्शन कम होगा, कहीं पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, कहीं पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कॉन्टेक्ट सरफेस स्मूथ होगी, कहीं पे रफ होगी। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा पाथ है और वहाँ पर कितना, कैसा फ्रिक्शन है, कितने मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। इन सभी पैरामीटर पर ये डिपेंड करेगा। कौन? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मीन फ्रिक्शन फोर्स। बट जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो इन पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है कि हमारा पाथ कैसा था, ये तो सिर्फ डिपेंड करेगा इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ये वर्क डन की वैल्यू है बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
और इससे पहले हमने पढ़ा कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन की वैल्यू आती है। आप इसे लिखें जरा।